प्रधानमंत्री मोदी आज 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति वर्चुअली जुड़ेंगे। अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद। इस बार शिखर सम्मेलन का विषय इंट्रा ब्रिक्स निरंतरता, एकजुटता और सहमति के लिए सहयोग है। भारत सीमा पार से आतंकवाद का भी मुद्दा उठा सकता है। 10 महीने बाद आज ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। एलएसी पर गतिरोध के बाद आखिरी बार नवंबर 2020 में वर्चुअली एक साथ जुड़े थे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिना नाम लिए भारत का तालिबान सरकार पर पहला बयान। संयुक्त राष्ट्र में शांति की संस्कृति पर आयोजित बैठक में भारत ने कहा, वैश्विक महामारी में भी असहिष्णुता, हिंसा और आतंकवाद में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूस के एनएसए के साथ बैठक में अफगानिस्तान संकट पर चर्चा हुई। रूस के एनएसए जनरल पात्रुशेव ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। अफगानिस्तान में बड़ी बगावत। सभी अफगानी राजदूतों ने नई तालिबानी सरकार को मानने से इनकार किया। कहा, दूतावास इस्लामिक रिपब्लिक कानून के मुताबिक ही काम करेंगे। पंजशीर में अब भी तालिबान को कड़ी टक्कर देने का दावा करने वाले नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने नई सरकार को अवैध बताया। दुनिया के देशों से तालिबानी सरकार को मान्यता न देने की अपील की। तालिबान सरकार ने कामकाज संभालते ही नई पाबंदियां लागू की। नए नियम के मुताबिक प्रदर्शन करने के लिए सरकार से कानूनी मंजूरी लेनी होगी। सभी जानकारी भी देनी होगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। अफगानिस्तान के तालिबानी शिक्षा मंत्री अब्दुल हक्कानी का बेतुका बयान। कहा, पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। तालिबान तो उसके बिना ही ताकतवर है और यहां तक पहुंचे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानों से माफी मांगी। एक माफीनामा भी जारी किया। देश छोड़ते समय पैसे लेकर भागने के आरोपों को खारिज किया। कहा, यूएन की जांच के लिए हाजिर हूं। और अब आपको कुछ और जरूरी खबरें बता देते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जोरहाट के नीमती घाट पर 2 नाव टकराई। एक महिला प्रोफेसर की मौत, 42 लोग बचाए गए, 50 से ज्यादा लापता। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा से फोन पर बात की। नाव हादसे की पूरी जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी में नाव डूबने से 6 लोगों की मौत। नाव पर कुल 12 लोग सवार थे। विंध्याचल मंदिर में दर्शन के लिए रांची से आया था परिवार। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी आज उम्मीदवार घोषित कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिनेश त्रिवेदी समेत कुल 6 नाम केंद्र को भेजे गए। त्रिवेदी हाल में ही दीदी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ सीपीएम ने श्रीजीव विश्वास को मैदान में उतारा। ममता बनर्जी शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार को लिखी चिट्ठी। कहा, 61 बीजेपी नेताओं को उचित सुरक्षा दे राज्य सरकार। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की 3 दिवसीय यूपी दौरे का आज आखिरी दिन। बाराबंकी में किसी निजी जगह पर सभा करेंगे। प्रशासन ने रैली की इजाजत नहीं दी। यूपी के सुल्तानपुर में सम्मेलन के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। कहा, सभी पार्टियों ने मुसलमानों का वोट लेने का काम किया, लेकिन किसी ने उनका विकास नहीं किया। हमारा मकसद मुस्लिम समाज का विकास करना है। बीजेपी ने 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए यूपी बीजेपी के प्रभारी। अर्जुन राम मेघवाल, अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे को सह प्रभारी की जिम्मेदारी। यूपी में बीजेपी चुनाव का सह प्रभारी बनाए जाने पर अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम मोदी का जताया आभार। बोले, पीएम की अगुवाई में 2022 में फिर कमल खिलेगा।
यूपी जीतने के लिए बीजेपी ने यूपी को 6 जोन में बांटा। पश्चिमी यूपी, ब्रज, अवध, कानपुर, गोरखपुर और काशी के लिए बनाए संगठन प्रभारी। यूपी में 11 सितंबर से बीजेपी चलाएगी बूथ विजय अभियान। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। 5-6 बूथों को मिलाकर बनेगा एक शक्ति केंद्र। बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी का मायावती पर निशाना। कहा, मायावती बताएं जब सीएम थी तब ब्राह्मणों का कितना भला किया। सितंबर में 2 बार यूपी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 26 सितंबर को लखनऊ में अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ रहेंगे। अलीगढ़ में 14 सितंबर को पीएम मोदी जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। दीपावली पर अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में रामलीला का मंचन देख सकते हैं पीएम। और आइए कुछ और खबरों पर अपडेट्स आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब का चुनाव प्रभारी बनाया। उत्तराखंड के लिए प्रहलाद जोशी, गोवा के लिए देवेंद्र फडणवीस और मणिपुर के लिए भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड के विधायक प्रीतम सिंह पवार बीजेपी में हुए शामिल। 2017 में धनौल्टी से निर्दलीय विधायक चुने गए। उससे पहले 2002 और 2012 में यमुनोत्री से उत्तराखंड क्रांति दल से विधायक भी रह चुके थे। राजस्थान बीजेपी में फटा लेटर बम। पार्टी के सीनियर विधायक और पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल ने आला कमान को लिखी चिट्ठी। गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ विधायक दल की बैठक में निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को केंद्र सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दी है और कुछ दिन पहले शिवसेना सांसद भावना ग्वाली के समर्थकों ने उन पर हमला किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। शाम की आरती में भी शामिल होंगे। कल जम्मू में जनसभा को संबोधित करेंगे। अब झारखंड से ही उठी जातीय जनगणना की मांग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है। झारखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के नमाज के लिए कमरा अलॉट करने पर सियासी कोहराम जारी। बीजेपी ने किया रांची में प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी की बौछार की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाया। प्रदेश भर में 1 महीने से प्रदर्शन जारी। आज फिर कई जिलों में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की। यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का करीबी प्रधान चंदन तिवारी भदोही से गिरफ्तार हुआ। पुलिस को चकमा देकर भाग निकला विधायक का बेटा विष्णु मिश्रा। पुलिस को कई मामलों में विधायक के बेटे की तलाश। आज शाम पीएम मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की बैठक होने वाली है। चीन के सामने इस बैठक में तालिबान का मुद्दा उठ सकता है, लेकिन इससे पहले ही एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की अगुवाई में अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन ने तालिबान सरकार के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। $30 मिलियन की मदद के साथ चीन ने 30 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज भी देने का ऐलान किया है। साथ ही चीन ने और भी कई तरह की मदद का ऐलान किया है, जिसका सीधा मतलब सत्ता में उसकी बैकडोर से भागीदारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स की बैठक। अफगानिस्तान की सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बैठक। जिनपिंग और पुतिन भी होंगे बैठक में शामिल। बैठक में तालिबान सरकार पर चर्चा संभव। अफगानिस्तान में 15 अगस्त को हुए सत्ता परिवर्तन के बाद दुनिया ने कई बदलाव देखे। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों के कोहराम से लेकर अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबानी सरकार के ताने बाने तक अफगानिस्तान में हुए इस बदलाव का असर और इसकी आंच पूरी दुनिया तक पहुंची है। ऐसे में आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में अफगानिस्तान पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। आज ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन है। ब्रिक्स 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का संगठन है। भारत के अलावा इसमें ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स देश में दुनिया की आबादी का 41% हिस्सा है। दुनिया की जीडीपी का 24% और कारोबार का 16वां हिस्सा ब्रिक्स देशों के नाम है। साल 2006 में रूस में इसका गठन किया गया था। तालिबान सरकार में चीन जिस तरह अपने फायदे के लिए दिलचस्पी ले रहा है और वहां परोक्ष रूप से सत्ता में घुसपैठ करने में जुटा है,
वो चिंता का विषय है। पड़ोसी होने के नाते अफगानिस्तान का असर रूस पर भी पड़ने वाला है। हालांकि चीन और रूस दोनों का रुख तालिबान सरकार के लिए अभी तक नरम रहा है। इसलिए भारत की अगुवाई में इन समस्याओं पर चर्चा जरूरी है, जिसकी संभावना जताई जा रही है। कोरोना काल के बाद ये दूसरा ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। पिछले साल ब्रिक्स सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में हुआ था। जून 2020 में गलवान घाटी में चीन की गद्दारी के बाद पहला मौका था जब जिनपिंग और पीएम मोदी का वर्चुअली सामना हुआ था। इस बार भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। कोरोना पूरी तरह गया नहीं है कि चीन के माथे पर तालिबान का कलंक भी लगा हुआ है। भारत इससे पहले 2012 और 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। भारत ने बैठक के लिए जो खाका तैयार किया है उसमें आतंकवाद भी शामिल है। ऐसे में जिनपिंग के लिए पाकिस्तान और तालिबान का बचाव करना आसान नहीं होगा। तो प्रतिमा, आदर्श देखना होगा कि ब्रिक्स की जो बैठक होगी उसमें क्या बात होती है तालिबान को लेकर, क्योंकि ब्रिक्स की बैठक में तालिबान सरकार को लेकर जो चर्चा होगी उस पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है। साथ ही तालिबान के लिए झटके वाली बात यह भी है कि सभी अफगानी राजदूतों ने तालिबान सरकार को मानने से ही इनकार कर दिया है और एनआरएफ ने भी अपील की है कि मान्यता ना दी जाए। बयान जारी कर कहा है कि वो अफगानिस्तान के पुराने झंडे का ही इस्तेमाल करेंगे। हालांकि दिल्ली में अफगानी राजदूत ने अब तक इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है। आइए इस पर ही हम अपडेट्स लेते हैं। ब्रिक्स बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता प्रणय उपाध्याय। प्रणय, वैसे तो तालिबान सीधे सीधे ब्रिक्स का मुद्दा नहीं है, लेकिन बदलते हालात के बीच चीन पाकिस्तान की करतूतों को देखते हुए ये मुद्दा काफी अहम है। बहुत जरूरी है कि इस पर बात हो। देखिए, ब्रिक्स में क्षेत्रीय स्थायित्व, जो शांति है, विकास है, ये तमाम मुद्दे होते हैं। और रीजनल कोऑपरेशन एक मुद्दा है, काउंटर टेररिज्म एक मुद्दा है, जो ब्रिक्स की बैठक और उसके एजेंडे का एक महत्वपूर्ण विषय है। तो ऐसे में भारत की मेजबानी में जब ब्रिक्स की बैठक होगी आज शाम को, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और जिसके अंदर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष होंगे, तो इस बैठक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये अफगानिस्तान के हालात और वहां पर तालिबान सरकार जिस तरीके से आई है, जिस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां, क्योंकि इसके अंदर भारत, चीन और रूस, ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं ब्रिक्स के जो सीधे सीधे इस घटनाक्रम से प्रभावित होते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बातचीत का मुद्दा होगा। और किस तरीके से कनेक्टिविटी की परियोजनाएं इससे प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि रूस NSTC जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसको प्रपोज कर रहा है, चीन का BRI है, इसके अलावा भारत की जो परियोजनाएं हैं, जो चाबहार से लेकर जो सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी की परियोजना, ये तमाम चीजें प्रभावित होती हैं। तो ये सारी चीजें अफगानिस्तान के सवाल को और महत्वपूर्ण बना देती हैं। और ऐसे में जिसका जिक्र आपने किया कि अफगानिस्तान के विभिन्न राजदूतों ने जो स्टैंड लिया है, उन्होंने कहा है कि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, यानी जिसके राष्ट्रपति अशरफ गनी थे, उसको ही मानते हैं, उसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये तालिबान की सरकार किस तरीके से अपनी चिट्ठियां भेजती है, क्या वो इन राजदूतों को रिकॉल करती है, कंटिन्यू करती है? निश्चित रूप से कंटिन्यू नहीं करेगी। और उसके बाद उनके उन पत्रों को किस तरीके से भारत सरकार समेत अन्य सरकारें स्वीकार करती हैं या नहीं करती हैं, इससे तय होगा कि तालिबान की मान्यता का रास्ता कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल, ऐसे में आज शाम 5:30 बजे होने वाली इस वर्चुअल बैठक पर हम सभी की नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया प्रणय ने जो जानकारी दी। अफगानिस्तान में जारी विरोध प्रदर्शन और कई तरह के सवालों के बीच तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान कर दिया है। ऐलान होते ही साफ हो गया कि ना तो तालिबान का रवैया बदला है, ना ही उसकी नीति। सरकार और मंत्रिमंडल में शामिल चेहरों में धार्मिक कट्टर लड़ाकों का वो समूह है जिसके लगाम पाकिस्तान के हाथों में नजर आ रहे हैं। 7 सितंबर 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का ऐलान हुआ तो चेहरा मुल्ला हसन अखुंद को बनाया गया। काबुल पर जीत के बाद तालिबान ने बदलाव की खूब बातें करी, लेकिन सरकार के ऐलान के साथ ही सारी बातें और वादे ढह गए और मंत्रिमंडल का ऐलान होते ही पीछे छिपे कई चेहरे सामने आने लगे, जिसमें पाकिस्तान का चेहरा सबसे ज्यादा उभर कर आया। क्योंकि तालिबान कैबिनेट की लिस्ट में जिन लोगों को जिम्मेदारी वाले पद सौंपे गए हैं, उनके तार पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हुए हैं। इसमें पहला नाम है हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी का, जिसे गृह मंत्री बनाया गया है। उप गृह मंत्री का पद हक्कानी ग्रुप के मौलवी नूर जमाल को दिया गया है। हक्कानी गुट का एक और चेहरा मौलवी अब्दुल हकीम को कानून मंत्रालय मिला है, जबकि शरणार्थी मामलों का मंत्रालय सिराजुद्दीन हक्कानी के चाचा खलील हक्कानी को दिया गया है। सिराजुद्दीन के एक और करीबी ताज मीर जवाद को खुफिया विभाग का उप प्रमुख बनाया गया है। इस लिस्ट से तालिबान सरकार में
मेड इन पाकिस्तान की छाप पूरी तरह से साफ नजर आने लगी है। तालिबान मंत्रिमंडल में शामिल हक्कानी नेटवर्क के ये वो चेहरे हैं जो ISI के इशारे पर नाचते हैं। पिछली तालिबानी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री और मौजूदा सरकार में विदेश मंत्री बनाया गया आमिर खान मुतक्की भी पाकिस्तान का करीबी माना जाता है। ऐसे में इन चेहरों की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए तो खुशी की खबर है, लेकिन भारत के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान की आर्मी और ISI इस कठपुतली सरकार का इस्तेमाल भारत विरोधी साजिशों में कर सकती है। आतंकियों को सपोर्ट देने के लिए तालिबान की सरकार का भी इस्तेमाल करने की कोशिश पाकिस्तान की आर्मी और ISI कठपुतली सरकार के माध्यम से करने की कोशिश कर सकती है। जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो मिली है हक्कानी को, हक्कानी का ISI के साथ नेटवर्क है, तो जाहिर है कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं अफगानिस्तान की, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ रहेगा और उनका पूरा कंट्रोल रहेगा। हैरानी की बात है कि तालिबान की लड़ाई में जिस मुल्ला बरादर का नाम सामने आ रहा था, उसे किनारे कर मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री पद पर काबिज कर दिया और मुल्ला बरादर को डिप्टी PM बना दिया गया। जानकारों का कहना है कि जहां मुल्ला बरादर स्वतंत्र रहकर काम करने का आदी है, तो वहीं अखुंद ISI के साथ मिलकर काम करता है। पाकिस्तान ने चाल चला है कि उसको लाइट वेट एक पपेट प्राइम मिनिस्टर चाहिए। जो अखुंद है वो तो कृतज्ञ होगा पाकिस्तान का आर्मी का कि जिसने उसको बनाया। तो ये बहुत भयंकर दृश्य जो सामने आ रहा है, और यदि वो पाकिस्तान के इशारे पे नाचता रहेगा नया प्रधानमंत्री अखुंद, तो हमको उसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। सत्ता पर काबिज होते पाकिस्तान के प्यादे की ये तस्वीरें तो अपनी जगह हैं, लेकिन बुधवार को तालिबान की तरफ से जारी किया गया 4 पन्नों का घोषणा पत्र कई सवाल खड़े कर गया। ये घोषणा पत्र जारी तो तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंजादा के नाम से हुआ, लेकिन इसमें ना तो अखुंजादा के दस्तखत हैं और ना ही कोई मुहर। पहली बार अखुंजादा की तरफ से जारी संदेश में सिर्फ नाम मौजूद है, वो भी टाइप किया हुआ। सरकार बनने के बाद भी अखुंजादा का सामने न आना पर्दे के पीछे चल रहे किसी बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अखुंजादा इस वक्त ISI के कब्जे में है। कहा जा रहा है कि अखुंजादा को ISI के सेफ हाउस में रखा गया है और उसे आखिरी बार पेशावर में देखा गया था। इतना ही नहीं, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अखुंजादा की मौत की खबर भी आई थी, जिसे तालिबान ने नकार दिया था। ऐसे में तो ये साफ है कि पाकिस्तान तालिबान के जरिए अपने नापाक इरादे पूरे करने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसमें वो भारत को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। कोरोना काल ने जिंदगी में बहुत सारे बदलाव किए हैं। शारीरिक दूरी के साथ रहन सहन लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, और इसी बदले हालात में हैदराबाद के एक युवक ने पानी पूरी खाने के लिए कॉन्टैक्टलेस यानी बिना टच के पानी पूरी खाने का इंतजाम किया है। एंटरप्रेनर N मानोसाईराम के नाम के युवक ने सेमी ऑटोमेटिक मशीन बनाई है ताकि लोग बिना किसी संपर्क में आए, बिना हाथ लगाए पानी पूरी का पूरा मजा ले सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से ऑटोमेटेड मशीन है कि अगर आपको पानी पूरी खाना है तो उसको कोई और हाथ नहीं लगाएगा, सिर्फ आप उसको टच करेंगे। इसके अलावा किसी तरह से किसी संक्रमण का खतरा नहीं होगा। पानी पूरी खाने के लिए आप लोग जाते रहते हैं, सभी लोग जाते रहते हैं, और ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत होती है ध्यान रखना कि कोई उसको टच ना करे, और ये मशीन उस समस्या को पूरी तरीके से खत्म करती है। आदर्श, वो ठीक कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान की वजह से तेलंगाना परेशान है, लेकिन आपदा के बीच कुछ लोगों की कैसे लॉटरी लग गई, आपको बताते हैं। दरअसल तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ऐसे में निजामाबाद में एक पोल्ट्री फार्म में पानी भर गया, तो पोल्ट्री फार्म के मालिक ने लोगों को मुफ्त में ही मुर्गियां बांट दी। लोगों ने दोनों हाथ से इस मौके का जमकर फायदा उठाया। ये तस्वीरें भी आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी आज 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति वर्चुअली जुड़ेंगे। अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद। इस बार शिखर सम्मेलन का विषय इंट्रा ब्रिक्स निरंतरता, एकजुटता और सहमति के लिए सहयोग है। भारत सीमा पार से आतंकवाद का भी मुद्दा उठा सकता है। 10 महीने बाद आज ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। LAC पर गतिरोध के बाद आखिरी बार नवंबर 2020 में वर्चुअली एक साथ जुड़े थे।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिना नाम लिए भारत का तालिबान सरकार पर पहला बयान। संयुक्त राष्ट्र में शांति की संस्कृति पर आयोजित बैठक में भारत ने कहा, वैश्विक महामारी में भी असहिष्णुता, हिंसा और आतंकवाद में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूस के एनएसए के साथ बैठक में अफगानिस्तान संकट पर चर्चा हुई। रूस के एनएसए ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। तालिबान को लेकर चीन का बड़ा बयान। कहा, तालिबान की नई अंतरिम सरकार ने अफगानिस्तान में अराजकता को खत्म किया। साथ ही दोहराया कि उसे उदार, विवेकपूर्ण घरेलू और विदेशी नीतियों का पालन करना चाहिए। अफगानिस्तान में बड़ी बगावत। सभी अफगानी राजदूतों ने नई तालिबानी सरकार को मानने से इनकार किया। कहा, दूतावास इस्लामिक रिपब्लिक कानून के मुताबिक ही काम करेगा। पंजशीर में अब भी तालिबान को कड़ी टक्कर देने का दावा करने वाले नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने नई सरकार को अवैध बताया। दुनिया के देशों से तालिबानी सरकार को मान्यता न देने की अपील की। तालिबान सरकार ने कामकाज संभालते ही नई पाबंदियां लगाई। नए नियम के मुताबिक प्रदर्शन करने के लिए सरकार से कानूनी मंजूरी लेनी होगी। सभी जानकारी भी देनी होगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। अफगानिस्तान में बदख्शां की राजधानी फैजाबाद में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। एनआरएफ के समर्थन में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को तालिबानियों ने जमकर पीटा। तालिबान की सरकार के ऐलान के बाद सड़कों पर उतरी महिलाएं अपने अधिकारों की मांग को लेकर लगाए नारे। कहा, महिलाओं के बिना कैबिनेट असफल। तालिबानियों ने महिलाओं पर कोड़े बरसाए। अफगानिस्तान के तालिबानी शिक्षा मंत्री अब्दुल हक्कानी का बेतुका बयान। कहा, पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। तालिबानी तो उसके बिना ही ताकतवर है और यहां तक पहुंचे हैं। अफगानिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानों से माफी मांगी। एक माफीनामा भी जारी किया। देश छोड़ते समय पैसे लेकर भागने के आरोपों को खारिज किया। कहा, यूएन की जांच के लिए हाजिर हूं। तेहरान टाइम्स के सूत्रों के हवाले से खबर। कब्जे के बाद तालिबान ने अहमद शाह मसूद के मकबरे को तोड़ा। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद के पिता थे अहमद शाह मसूद। पाकिस्तान की अगुवाई में अफगानिस्तान के पड़ोसी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। चीन ने नई तालिबान सरकार के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। 30 लाख वैक्सीन डोज भी देगा चीन। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, अफगानिस्तान की नई वास्तविकता को देखने के लिए दुनिया को अपना पुराना नजरिया छोड़ना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने तालिबान की तरफदारी की। कहा, तालिबानी सबके साथ इंसाफ करेंगे, मानवाधिकार उल्लंघन को रोकेंगे और इस्लामी उसूलों को पर बेहतर हुकूमत चलाएंगे। फारूक अब्दुल्ला से अलग पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तालिबान से मांग की है कि वो महिलाओं को पूरे अधिकार और सम्मान दे। ऐसा नहीं हुआ तो ये दुनिया के लिए बड़ी चिंता की बात है। तालिबान पर फारूक अब्दुल्ला के बयान के विरोध में जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की मांग, तालिबान और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले नेताओं को पाकिस्तान भेजा जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा, अफगानिस्तान में आतंकियों की सरकार बनने से दुनिया में गलत संदेश गया है। इंसानियत पर बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। और अब कुछ और खबरें देख लेते हैं विस्तार से, फटाफट अंदाज में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जोरहाट के नीमती घाट पर 2 नाव टकराई। एक महिला प्रोफेसर की मौत, 42 लोग बचाए गए, 50 से ज्यादा लापता। एनडीआरएफ एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात की। नाव हादसे की पूरी जानकारी दी, हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी में नाव डूबने से 6 लोगों की मौत। नाव पर कुल 12 लोग सवार थे। विंध्याचल मंदिर में दर्शन के लिए रांची से आया था परिवार। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी आज उम्मीदवार घोषित कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिनेश त्रिवेदी समेत कुल 6 नाम केंद्र को भेजे गए। त्रिवेदी हाल में ही दीदी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ सीपीएम ने श्रीजीव विश्वास को मैदान में उतारा। ममता बनर्जी शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार को चिट्ठी लिखी।
कहा 61 बीजेपी नेताओं को उचित सुरक्षा दे राज्य सरकार। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल। बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला, किसी के घायल होने की खबर नहीं। अर्जुन सिंह ने कहा मेरी हत्या की जा सकती है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हमले की निंदा की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की 3 दिवसीय यूपी दौरे का आज आखिरी दिन। बाराबंकी में किसी निजी जगह पर सभा करेंगे। प्रशासन ने रैली की इजाजत नहीं दी है। यूपी के सुल्तानपुर में सम्मेलन के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। कहा सभी पार्टियों ने मुसलमानों को से वोट लेने का काम किया, लेकिन किसी ने उनका विकास नहीं किया। हमारा मकसद मुस्लिम समाज का विकास करना है। बीजेपी ने 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए यूपी बीजेपी के प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल, अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे को सह प्रभारी की जिम्मेदारी। यूपी में बीजेपी चुनाव का सह प्रभारी बनाए जाने पर अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम मोदी का जताया आभार। बोले पीएम की अगुवाई में 2022 में फिर कमल खिलेगा। यूपी जीतने के लिए बीजेपी ने यूपी को 6 जोन में बांटा। पश्चिमी यूपी, ब्रज, अवध, कानपुर, गोरखपुर और काशी के लिए बनाए संगठन प्रभारी। यूपी में 11 सितंबर से बीजेपी चलाएगी बूथ विजय अभियान। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। 5-6 बूथों को मिलाकर बनेगा एक शक्ति केंद्र। बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी का मायावती पर निशाना। कहा मायावती बताएं जब सीएम थी तब ब्राह्मणों का कितना भला किया। सितंबर में 2 बार यूपी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 26 सितंबर को लखनऊ में अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। अलीगढ़ में 14 सितंबर को पीएम मोदी जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। दीपावली पर अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में रामलीला का मंचन देख सकते हैं पीएम। सूत्रों के हवाले से खबर, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया। यूपी से लड़ सकती हैं विधानसभा का चुनाव। आगरा की मेयर रह चुके हैं। राजनीति से ही जुड़ी हुई कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब का चुनाव प्रभारी बनाया। उत्तराखंड के लिए प्रहलाद जोशी, गोवा के लिए देवेंद्र फडणवीस और मणिपुर के लिए भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड के विधायक प्रीतम सिंह पवार बीजेपी में हुए शामिल। 2017 में धनौल्टी से निर्दलीय विधायक चुने गए। उससे पहले 2002 और 2012 में यमुनोत्री से उत्तराखंड क्रांति दल से विधायक रहे थे। राजस्थान बीजेपी में फटा लेटर बम। पार्टी के सीनियर विधायक और पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल ने आलाकमान को लिखी चिट्ठी। गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ विधायक दल की बैठक में निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा दी। कुछ दिन पहले ही शिवसेना सांसद भावना गवाली के समर्थकों ने उन पर हमला किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। शाम की आरती में भी शामिल होंगे। कल जम्मू में जनसभा को संबोधित भी करेंगे राहुल। अब झारखंड से भी उठी जातीय जनगणना की मांग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है। झारखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की नमाज के लिए कमरा अलॉट करने पर सियासी कोहराम लगातार जारी। बीजेपी ने किया रांची में प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पानी की बौछारें भी हुई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाया। प्रदेश भर में 1 महीने से प्रदर्शन जारी। आज फिर कई जिलों में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की। यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का करीबी प्रधान चंदन तिवारी भदोही से गिरफ्तार। पुलिस को चकमा देकर भाग निकला विधायक का बेटा विष्णु मिश्रा। पुलिस को कई मामलों में विधायक के बेटे की तलाश। आज बिहार की राजधानी पटना जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संघ कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज पटना में पार्टी की अहम बैठक बुलाई। संगठन में हो सकता है फेरबदल।
एलजेपी नेता चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की। पिता रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर आने का दिया न्योता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज राजस्थान के बाड़मेर में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन करेंगे। पाकिस्तान बॉर्डर के पास बनी है हवाई पट्टी। बाड़मेर दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह MRSAM मिसाइल को वायुसेना के जंगी बेड़ों में शामिल करेंगे। आसमान में दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को मार गिराने में सक्षम है मिसाइल। देश की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने स्पेन की C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इंडियन एयरफोर्स के लिए कुल 56 विमान खरीदे जाएंगे। 16 रेडी टू फ्लाई मोड में स्पेन से आएगा, जबकि 40 विमान भारत में ही बनेंगे। अब खबरें किसान आंदोलन से जुड़ी। करनाल में किसानों और डीएम के बीच करीब 3 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही। मिनी सचिवालय पर किसानों का धरना जारी रहेगा। 28 अगस्त को लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन करने वाले किसान एसडीएम आयुष सिन्हा पर हत्या का केस चलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हरियाणा सरकार एसडीएम पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं, आखिर क्यों बचा रही है? मांगे न मानने तक धरना जारी रहेगा। करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा, पूरे मामले की जांच कराने के लिए तैयार है, लेकिन बिना जांच किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं कर सकते। करनाल में धारा 144 लागू है। किसानों के प्रदर्शन पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कहा टकराव की स्थिति से सरकार और किसानों को बचना चाहिए, जल्द हल निकाला जाना चाहिए। करनाल में किसानों के विरोध के बीच योगेंद्र यादव का बयान, बोले चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे, किसानों के मुद्दे पर किसी पार्टी के खिलाफ राजनीति करने में कोई बुराई नहीं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अहम बैठक में रबी की 6 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला। 2022-23 के लिए 1 क्विंटल गेहूं की न्यूनतम कीमत 2015 रुपए हुई। चना 5230 रुपए तो मसूर 5500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 39,000 नए केस सामने आए। 369 लोगों की मौत। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 70 करोड़ 75 लाख के पार। सुप्रीम कोर्ट का घर घर कोरोना टीकाकरण की अर्जी पर सुनवाई से इनकार, कहा सुप्रीम कोर्ट वैक्सीनेशन अभियान की निगरानी कर रहा है, देश में सही चल रहा है टीकाकरण। कोरोना के खतरे के बीच दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर गणेश चतुर्थी के आयोजन पर रोक। टेंट और पंडालों में प्रतिमा स्थापित नहीं होंगी, डीडीएमए ने गाइडलाइन जारी की। मुंबई में बीएमसी ने गणपति पंडालों को ऑनलाइन दर्शन कराने के इंतजाम के निर्देश दिए। गुजरात में गणेश उत्सव और नवरात्रि में डीजे और म्यूजिक बैंड बजाने की मंजूरी। और अब दूसरी बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में पूर्व सांसद, विधायक समेत 10 लोगों के खिलाफ आज आरोप तय होंगे। भड़काऊ भाषण के जरिए सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप। यूपी के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। वाराणसी की अदालत ने सर्वे करने का दिया था निर्देश। एनआईए की चार्जशीट में एंटीलिया विस्फोट मामले में बड़ा खुलासा। सचिन वजे ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को मनसुख की हत्या की सुपारी दी थी, वसूली के पैसों का इस्तेमाल किया था। एनआईए की चार्जशीट में परमबीर सिंह का नाम नहीं, जबकि इसी चार्जशीट के मुताबिक परमबीर पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। रिपोर्ट में छेड़छाड़ के लिए साइबर एक्सपर्ट को परमबीर ने 5 लाख रुपए दिए थे। मुंबई के एंटीलिया केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक का एनआईए पर परमबीर सिंह को बचाने का बड़ा आरोप। कहा, अनिल देशमुख और सचिन वजे को फंसाने के बदले में परमबीर का चार्जशीट में नाम नहीं डाला गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर है, यूपी की राजनीति पर असर डालने वाली खबर है। देखिए, एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे को लेकर ये बड़ी खबर आपको देते हैं। ओवैसी को बाराबंकी में रैली करने की प्रशासन ने इजाजत दे दी है, लेकिन महज 3 घंटे की ही इजाजत मिली है। साथ ही प्रशासन ने 50 लोगों के साथ ही जनसभा की मंजूरी दी है। पहले ओवैसी को जनसभा की इजाजत नहीं मिली थी। ओवैसी के यूपी दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। ओवैसी की एंट्री से यूपी की सियासत में पारा चढ़ने लगा है।
तो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। 15 खिलाड़ियों की चर्चा को विराम देकर एक नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी और वो नाम है MS धोनी का। धोनी टीम इंडिया में लौट रहे हैं, लेकिन इस बार वो कैप्टन कूल नहीं बल्कि मेंटर माही की भूमिका में नजर आएंगे। 14 साल पुरानी इस जीत ने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर और तकदीर बदल दी थी। इस जीत के सबसे बड़े नायक थे MS धोनी। पहली बार कप्तानी करने उतरे धोनी ने ट्रॉफी जीतकर दुनिया में डंका बजा दिया था। ये पहली बार और आखिरी बार था जब टीम इंडिया T20 विश्व कप जीती थी। एक बार फिर T20 विश्व कप दहलीज पर है और माही फिर उम्मीद बनकर लौटे हैं। मिस्टर MS धोनी will join टीम इंडिया as a mentor for upcoming T20 वर्ल्ड कप। धोनी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में लौट रहे हैं, लेकिन इस बार धोनी की भूमिका बदल रही है। अब कैप्टन कूल टीम इंडिया के मेंटर के रूप में काम करेंगे। धोनी से गुजारिश खुद BCCI सचिव जय शाह ने की। मैंने दुबई में धोनी से इस बारे में बात की थी और वो टीम के मेंटोर बनने के लिए तैयार हो गए। इस बारे में मैंने BCCI अधिकारियों, कप्तान, उप कप्तान और कोच से बात की थी और सबकी राय एक थी। अब मैदान के बाहर से मेंटर माही टीम इंडिया की जीत की नींव रखेंगे, क्योंकि मैदान पर कैप्टन कूल का कारनामा ही कुछ ऐसा है। बतौर कप्तान धोनी ने टीम इंडिया को 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वर्ल्ड कप जिताया। 2010 में एशिया कप, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी भारत के नाम की, 2010, 2011 और 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स को IPL चैंपियन बना चुके हैं। अभी भले ही धोनी को T20 वर्ल्ड कप मेंटर की जिम्मेदारी दी है, लेकिन वो आगे भी टीम इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। रवि शास्त्री का टर्म T20 वर्ल्ड कप के साथ ही खत्म हो जाएगा। राहुल द्रविड़ NCA से जुड़े हैं और कोच की भूमिका से इनकार करते रहे हैं। 2 साल पहले धोनी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के आखिरी मैच खेला था। साथ ही 2019 में टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का सफर भी खत्म हो गया था। 2019 में उस टीस को माही अब बतौर मेंटर T20 वर्ल्ड कप जीतकर खत्म करना चाहेंगे। तो देखा आपने, T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में अनुभव और युवा जोश को मौका दिया गया है। विश्व कप UAE में है और इसलिए परिस्थितियों का भी खास ध्यान रखा गया है। T20 वर्ल्ड कप की टीम पर अहम जानकारी दे रहे हैं आदर्श झा। 2007 में आखिरी बार टीम इंडिया ने T20 विश्व कप जीता था और अब नजर डाल लेते हैं उन 15 खिलाड़ियों पर जिनके कंधों पर 14 साल का ये वनवास खत्म करने की चुनौती होगी। देखिए, ओपनिंग बल्लेबाजी का जिम्मा रोहित शर्मा और KL राहुल पर होगा। इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर ओपनिंग बल्लेबाजी का जिम्मा होगा। दोनों फिलहाल इंग्लैंड दौरे पर खूब रंग में दिख रहे हैं। बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर की। मिडिल ऑर्डर में कप्तान विराट कोहली का साथ देंगे सूर्य कुमार यादव। विकेट कीपिंग का जिम्मा ऋषभ पंत के पास होगा, वो संभालेंगे। और टीम के दूसरे विकेट कीपर ईशान किशन है, जो टीम में बतौर तीसरे ओपनर भी मौजूद हैं। और देखिए, ऑलराउंड खिलाड़ियों की बात कर लें, ऑलराउंड खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा शामिल हैं। UAE की स्पिन फ्रेंडली विकेट को ध्यान में रखकर 4 स्पिनर इस टीम में शामिल किए गए हैं, उनको जगह मिली है। 4 साल बाद लिमिटेड फॉर्मेट में अश्विन की वापसी हुई है। राहुल चहर, अक्षर पटेल, इनको और वरुण चक्रवर्ती को भी मौका दिया गया है। और तेज गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। तेज गेंदबाजी का मोर्चा बुमराह, भुवी और शमी के पास होगा, जो तेज गेंदबाजी का ध्यान रखेंगे और किस तरह से अटैक करना है, अटैकिंग मोड में टीम को बनाकर रखेंगे। और स्टैंड बाय यानी कि रिजर्व की बात कर लेते हैं। रिजर्व में देखिए, श्रेयस अय्यर, ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर और तेज गेंदबाज दीपक चहर को शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां चुनावी माहौल के बीच मटन और चिकन पक रहा है और शेफ की भूमिका में है खुद CM। क्या है पूरा माजरा, रिपोर्ट बताएगी। पंजाब में भले ही कांग्रेस खेमे में अदावत की सियासी खिचड़ी पक रही हो, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कुकिंग में मशगूल है। कुकिंग के साथ साथ खाना भी खुद ही परोस रहे हैं। मौका था ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के स्वागत का और उस वादे को पूरा करने का जो पिछले महीने कैप्टन अमरिंदर ने खुद किया था, जिसके मुताबिक ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पंजाब के खिलाड़ियों और देश के लिए गोल्ड लाने वाले खिलाड़ियों को वो अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाएंगे। CM अमरिंदर सिंह ने खाने में खिलाड़ियों के लिए एक खास पकवान बनाए, जिसमें मटन खड़ा पिशौरी, दुगानी बिरयानी, लौंग इलायची चिकन, चिकन कोरमा, आलू कोरमा, दाल मसरी और जर्दा चावल शामिल था। खिलाड़ियों से तो कैप्टन ने वादा पूरा कर दिया है।
जनता से कैप्टन ने कितने वादे पूरे किए, इसका जवाब अगले साल होने वाले चुनाव में लग जाएगा, क्योंकि खुद सिद्धू खेमा अमरिंदर पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। देश के कई हिस्सों में इन दिनों कई बीमारियां तूफान की रफ्तार से बढ़ रही हैं। डेंगू, मलेरिया, मौसमी बुखार के साथ साथ रहस्यमय बुखार ने भी अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हालत यह है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं, कहीं दवाइयों की कमी है तो कहीं खस्ता हाल अस्पतालों से लोग जूझ रहे हैं। अभी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन उससे पहले अस्पतालों पर बोझ बढ़ने लगा है। देश के अलग अलग हिस्सों में चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यूपी के अलग अलग शहरों में डेंगू, मलेरिया और स्क्रब टाइफस जैसी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में जैसी भीड़ दिख रही थी, एक बार फिर वैसा ही मंजर दिखने लगा है। फिरोजाबाद के गोकुल गांव में 100 से ज्यादा बच्चे अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। यहाँ वायरल बुखार से 5 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहाँ बड़े भी बुखार की चपेट में आ रहे हैं। मरीज बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है। मथुरा के हथियारबली गांव में 2 बहनों की डेंगू से मौत हो गई। तीसरी बहन का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मथुरा के कम से कम 20 गांव में ऐसा ही हाल है और पूरे जिले में डेंगू, स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस बीमारियों की टेस्टिंग ही नहीं है। इधर से एम्बुलेंस से ले जा रहे हैं बच्चे को और उधर से दवा देके उसे रास्ते पे छोड़ दिया और वो पैदल पैदल आई और उल्टियाँ करती पूरे रास्ते आई। उसकी लापरवाही की वजह से ही जान गई है। वाराणसी के अस्पताल भी वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों से भरे पड़े हैं। बुखार के साथ साथ यहाँ बच्चों में डायरिया की शिकायत भी मिल रही है। फर्रुखाबाद का हाल ये है कि एक साथ कई गांव में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के मरीज मिलने लगे हैं। सहारनपुर में डेंगू तो गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। सारी मेडिसिन उनको दी जा रही हैं, एंटी लार्वा फॉगिंग कराई जा रही है और पायरेथ्रम का स्प्रे उनके 50 घर जहाँ भी पॉजिटिव केस हैं उनके आसपास के 50 घरों के अंदर पायरेथ्रम मिला के उसका स्प्रे कराया जा रहा है। बिहार में भी वायरल फीवर तेजी से पैर पसार रहा है। पटना और मुजफ्फरपुर में बच्चों में रहस्यमय बुखार तेजी से फैल रहा है। बच्चों के बेड फुल हो चुके हैं। बच्चों को सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वैशाली और छपरा के अस्पतालों से भी बच्चों के पीड़ित होने की खबरें आ रही हैं। पिछले 15 से 20 दिन हो चुके हैं जब बिहार के अलग अलग जिलों में बच्चे बड़ी संख्या में वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं। एक बेड पर चूंकि संख्या इतनी ज्यादा है, नीकू वार्ड में 77 बच्चों को भर्ती किया जा चुका है। वैशाली में वायरल बुखार से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। एक महीने में 5 साल तक की उम्र के कई बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। छपरा के एक गांव में फैली बीमारी रहस्यमयी बनी हुई है। गांव के कई बच्चे बीमार हैं, लेकिन कोरोना, कालाजार और मलेरिया की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में दवाइयां बांट रही है, लेकिन तेजी से बढ़ते मरीजों की वजह से तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी हैं। मुजफ्फरपुर में बच्चे बड़े सभी बीमार पड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि एक दिन में 2000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। अभी तक 4 डेंगू के केस प्रतिवेदित हुए हैं जिले में, तो वहाँ पर जो है हम लोग फॉगिंग करवा रहे हैं और वहाँ के जो जल जमाव का क्षेत्र हो वहाँ पर टेमीफॉस का छिड़काव करवा रहे हैं। देश का दिल मध्य प्रदेश भी बीमार नजर आ रहा है। भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बच्चों का वार्ड भर गया है और ये बच्चे वायरल फीवर की चपेट में हैं। सिर्फ भोपाल ही नहीं, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहर और छोटे शहर भी मौसमी बुखार की चपेट में हैं। चिंता की बात यह है कि अस्पताल भर गए हैं और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। अगर संक्रमण की रफ्तार देश के बाकी हिस्सों में तेज होने लगेगी तो एक बार फिर देश के सामने वही मंजर आ सकता है जैसा अप्रैल-मई के महीने में दिखा था। तो प्रतिमा, आदर्श, हमने तस्वीरें देखी और तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि लोगों को दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। क्या व्यवस्थाएं हैं, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। पटना में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से हमारे साथ जुड़ रही हैं संवाददाता निधिश्री। निधिश्री, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि हर राज्य में ऐसी ही बीमारियों के चलते लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कई मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, अस्पताल में तक जगह नहीं है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि प्रशासन व्यवस्थाएं करे, दुरुस्त करे, लोगों तक सही इलाज पहुंच सके।
जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जितनी तैयारियां होनी चाहिए थी, जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी, उतनी इन दिनों सरकारी अस्पताल में कम पड़ रही है। बेड्स की संख्या खास तौर पर कम पड़ रही है। और देखिए, वायरल फीवर ऐसा नहीं है कि अचानक इस साल आया है या कोई नई बीमारी है। हर साल अगर हम बिहार की बात करें, बिहार के अलग अलग ज़िलों की बात करें, तो आमतौर पर इस महीने में वायरल फीवर या निमोनिया बच्चों में देखे जाते हैं। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा हैरानी करने वाली बात यह है कि रहस्यमयी बुखार इसको नाम दे दिया गया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये बुखार ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों में और उसके बाद धीरे धीरे करके बच्चों में उतरने लगता है। लेकिन कल जब मैं पीएमसीएच के नीकू वार्ड गई थी, तो वहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं जो 20 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो गया और वो अभी तक वार्ड में भर्ती हैं। और जो बेड्स की बात मैं कर रही थी, वहाँ पर जितने बेड्स की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि ये कहा गया कि थर्ड वेव से पहले, कोविड के थर्ड वेव से पहले हम एक नियोनेटल और एक पीडिया के लिए जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, नीकू और पीकू, इनका नाम दिया गया है स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, जो जन्म लेते हैं वहाँ से लेकर इन्फेंट्स के लिए। तो इनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है और बार बार बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो इस बात का दावा करता रहा है। लेकिन सिर्फ निमोनिया और वायरल फीवर में ही जो तस्वीरें देखी जा रही है, मैं सिर्फ 3 बड़े अस्पताल जो पटना के हैं उनकी बात कर लेती हूँ, पीएमसीएच, एनएमसीएच या मैं मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच, जो कि करीब 2 साल पहले एसकेएमसीएच में जिस तरीके से चमकी बुखार से हम देखे थे, हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से बच्चे लगातार हर दिन बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो रही थी। तो आज की तारीख में भी मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच या मैं जहां पर इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर जितनी व्यवस्था की जानी चाहिए उतनी पर्याप्त नहीं है। और यही वजह है कि कई ऐसे जो अटेंडेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं। और जो बच्चों में ये बीमारी जो है लगभग कुल मिलाकर वो आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स से इस बात का अंदेशा पहले ही जताया था कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो सबसे ज्यादा बच्चों को इम्पैक्ट करेगी। और ऐसे में अब जो वायरल फीवर है उससे भी बच्चे ही सबसे ज्यादा ग्रसित है। बात कर लेते हैं असम की, जहां ब्रह्मपुत्र नदी में 2 नाव की टक्कर हो गई। कई लोगों को बचाया गया है, लेकिन कई लोग अब भी लापता है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। आज दिन में इस खबर पर कोई बड़ा अपडेट आ सकता है। ये चीख पुकार असम के ब्रह्मपुत्र नदी में 2 नाव के बीच हुई भीषण टक्कर के बाद की है। घटना जोरहाट के नीमती घाट की है। इस टक्कर में एक नाव पलटकर डूब गई। जिसे तैरना आता था वो किसी तरह तैरकर बच गया, लेकिन कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नाव में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे में माजुली के रंगचाही कॉलेज की सहायक प्रोफेसर परिमिता दास की मृत्यु हो गई है। 42 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। मौके पर जिला प्रशासन के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य पर लगी हैं। फिगर देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली अभी हमारा 30 आदमी मिसिंग है, बट वी आर होपफुल, क्योंकि बहुत जल्दी ही हमारे यहाँ पे रेस्क्यू चला था और ये बहुत दूर नहीं था बैंक से जहाँ पे ये कैप्साइज हुई है। तो हमें और है कि कुछ लोग और भी हमें अभी रेस्क्यूड हैं, जो घरों में होंगे या कहीं अपने पहचान वालों के यहाँ गए होंगे, तो ये मिल सकते हैं। कैप्साइज हुआ है, उनको हम लोग मिल चुका हूँ, उनका लोकेशन या बोट को हम लोग अभी बरामद कर लिया हूँ घटनास्थली से 1.5 किलोमीटर आगे। लेकिन बोट को खुलने का कोई उपाय नहीं है। उनको एक प्रकार से वी हैव टू कट द टॉप, तभी बोट का नीचे हम लोग जा पाएगा। उसका व्यवस्था हमारा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का लोग अभी कर रहा है। इस बीच रेस्क्यू से एक नवजात बच्चे को बचाने की तस्वीर भी सामने आई है। पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताया। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री से इसके संबंध में बात की और रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्र सरकार के हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति वर्चुअली जुड़ेंगे। अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद। इस बार शिखर सम्मेलन का विषय इंट्रा ब्रिक्स निरंतरता, एकजुटता और सहमति के लिए सहयोग है। भारत सीमा पार से आतंकवाद का भी मुद्दा उठा सकता है। 10 महीने बाद आज ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। एलएसी पर गतिरोध के बाद आखिरी बार नवंबर 2020 में वर्चुअली एक साथ जुड़े थे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिना नाम लिए भारत का तालिबान सरकार पर पहला बयान। संयुक्त राष्ट्र में शांति की संस्कृति पर आयोजित बैठक में भारत ने कहा, वैश्विक महामारी में भी असहिष्णुता, हिंसा और आतंकवाद में बढ़ोतरी देखी जा रही।
दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूस के एनएसए के साथ बैठक में अफगानिस्तान संकट पर चर्चा हुई। रूस के एनएसए जनरल पात्रुशेव ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। पंजशीर में अब भी तालिबान को कड़ी टक्कर देने का दावा करने वाले नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने नई सरकार को अवैध बताया। दुनिया के देशों से तालिबानी सरकार को मान्यता न देने की अपील की। तालिबान सरकार ने कामकाज संभालते ही नई पाबंदियां लगाई। नए नियम के मुताबिक प्रदर्शन करने के लिए सरकार से कानूनी मंजूरी लेनी होगी, सभी जानकारी भी देनी होगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। करनाल में किसानों और डीएम के बीच करीब 3 घंटे की बातचीत बेनतीजा। मिनी सचिवालय पर किसानों का धरना जारी रहेगा। 28 अगस्त को लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन करने वाले किसान एसडीएम आयुष सिन्हा पर हत्या का केस चलाने की मांग पर अड़े। किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हरियाणा सरकार एसडीएम पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं, आखिर क्यों बचा रही है? मांगे न मानने तक धरना जारी रहेगा। करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा, पूरे मामले की जांच कराने के लिए तैयार है, लेकिन बिना जांच किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं कर सकते। करनाल में धारा 144 लागू है। किसानों के प्रदर्शन पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा, टकराव की स्थिति से सरकार और किसानों को बचना चाहिए, जल्द हल निकाला जाना चाहिए। करनाल में किसानों के विरोध के बीच योगेंद्र यादव का बयान। बोले, चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे, किसानों के मुद्दे पर किसी पार्टी के खिलाफ राजनीति करने में कोई बुराई नहीं। और अब नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की अहम खबरों पर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की 3 दिवसीय यूपी दौरे का आज आखिरी दिन है। बाराबंकी में प्रशासन ने 3 घंटे के लिए 50 लोगों के साथ ही दी है जनसभा की इजाजत। यूपी के सुल्तानपुर में सम्मेलन के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। कहा, सभी पार्टियों ने मुसलमानों का वोट लेने का काम किया है, लेकिन किसी ने उनका विकास नहीं किया। हमारा मकसद मुस्लिम समाज का विकास करना है। बीजेपी ने 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए यूपी बीजेपी के प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल, अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे को सह प्रभारी की जिम्मेदारी। यूपी में बीजेपी चुनाव का सह प्रभारी बनाए जाने पर अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम मोदी का जताया आभार। बोले, पीएम की अगुवाई में 2022 में फिर कमल खिलेगा। यूपी जीतने के लिए बीजेपी ने यूपी को 6 जोन में बांटा। पश्चिमी यूपी, ब्रज, अवध, कानपुर, गोरखपुर और काशी के लिए बनाए संगठन प्रभारी। यूपी में 11 सितंबर से बीजेपी चलाएगी बूथ विजय अभियान। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। 5-6 बूथों को मिलाकर बनेगा एक शक्ति केंद्र। बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी का मायावती पर निशाना। कहा, मायावती बताएं, जब सीएम थी तब ब्राह्मणों का कितना भला किया। सितंबर में 2 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 26 सितंबर को लखनऊ में अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ रहेंगे। अलीगढ़ में 14 सितंबर को पीएम मोदी जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। दीपावली पर अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में रामलीला का मंचन देख सकते हैं पीएम। यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का करीबी प्रधान चंदन तिवारी भदोही से गिरफ्तार। पुलिस को चकमा देकर भाग निकला विधायक का बेटा विष्णु मिश्रा। पुलिस को कई मामलों में विधायक के बेटे की तलाश। मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में पूर्व सांसद विधायक समेत 10 लोगों के खिलाफ आज आरोप तय होंगे। भड़काऊ भाषण के जरिए सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी में नाव डूबने से 6 लोगों की मौत। नाव पर कुल 12 लोग सवार थे। विंध्याचल मंदिर में दर्शन के लिए रांची से आया था परिवार। उत्तराखंड राज्य से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको हम बताते फटाफट अंदाज में।
सूत्रों के हवाले से खबर है, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं बेबी रानी मौर्य। बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब का चुनाव प्रभारी बनाया। उत्तराखंड के लिए प्रहलाद जोशी, गोवा के लिए देवेंद्र फडणवीस और मणिपुर के लिए भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड के विधायक प्रीतम सिंह पवार बीजेपी में शामिल किए गए हैं। 2017 में धनौल्टी से निर्दलीय विधायक चुने गए। उससे पहले 2002 और 2012 में यमुनोत्री से उत्तराखंड क्रांति दल से विधायक रहे थे। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी आज उम्मीदवार घोषित कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिनेश त्रिवेदी समेत कुल 6 नाम केंद्र को भेज दिए गए हैं। त्रिवेदी हाल ही में दीदी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ सीपीएम ने श्रीजी विश्वास को मैदान में उतारा है। ममता बनर्जी शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार को लिखी चिट्ठी, कहा 61 बीजेपी नेताओं को उचित सुरक्षा दे राज्य सरकार। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी है शामिल। बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला, किसी के घायल होने की खबर नहीं। अर्जुन सिंह ने कहा, मेरी हत्या की जा सकती है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हमले की निंदा की। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 39,000 नए केस आए सामने। 369 लोगों की मौत। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 70 करोड़ 75 लाख के पार। सुप्रीम कोर्ट का घर घर कोरोना टीकाकरण की अर्जी पर सुनवाई से इनकार। कहा, सुप्रीम कोर्ट वैक्सीनेशन अभियान की निगरानी कर रहा है। देश में सही चल रहा है टीकाकरण। कोरोना के खतरे के दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर गणेश चतुर्थी के आयोजन पर रोक। टेंट और पंडालों में प्रतिमा स्थापित नहीं होगी। डीजीएमए ने गाइडलाइन जारी की। देश की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने स्पेन की C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इंडियन एयरफोर्स के लिए कुल 56 विमान खरीदे जाएंगे। 16 रेडी टू फ्लाई मोड में स्पेन से आएगा, जबकि 40 विमान भारत में ही बनेंगे। कपड़ा उद्योग के लिए केंद्र सरकार ने किया राहत पैकेज का ऐलान। कैबिनेट ने PLI स्कीम को दी मंजूरी। 5 साल में 10,000 करोड़ से ज्यादा की मदद। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अहम बैठक में रबी की 6 फसलों की MSP में बढ़ोतरी का फैसला। 2022-23 के लिए 1 क्विंटल गेहूं की न्यूनतम कीमत 2,1500 रुपए हुई। चना 5,230 रुपए तो मसूर 5,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज राजस्थान के बाड़मेर में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन करेंगे। पाकिस्तान बॉर्डर के पास बनी है हवाई पट्टी। बाड़मेर दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह MRSAM मिसाइल को वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल करेंगे। आसमान में दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को मार गिराने में सक्षम है मिसाइल। राजस्थान बीजेपी में फटा लेटर बम। पार्टी के सीनियर विधायक और पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल ने आला कमान को चिट्ठी लिखी है। गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ विधायक दल की बैठक में निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। आज बिहार की राजधानी पटना जाएंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत। संघ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज पटना में पार्टी की अहम बैठक बुलाई है। संगठन में हो सकता है फेरबदल। अब झारखंड से भी उठी जातीय जनगणना की मांग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है। झारखंड विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष के नमाज के लिए कमरा अलॉट करने पर सियासी कोहराम जारी। बीजेपी ने किया रांची में प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पानी की बौछार भी हुई। अब कुछ खबरें महाराष्ट्र से। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को केंद्र सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दी। कुछ दिन पहले शिवसेना सांसद भावना गवली के समर्थकों ने उन पर हमला किया था। मुंबई में बीएमसी ने गणपति मंडलों को ऑनलाइन दर्शन कराने के इंतजाम के निर्देश दिए। गुजरात में गणेशोत्सव और नवरात्रि में डीजे और म्यूजिक बैंड बजाने की मंजूरी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जोरहाट की नीमती घाट पर 2 नाव टकराई। एक महिला प्रोफेसर की मौत, 42 लोग बचाए गए, 50 से ज्यादा अब भी लापता। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा से फोन पर बात की। नाव हादसे की पूरी जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। चीन अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने से पहले ही तालिबान की चीन से नजदीकी जो है वो बढ़ने लगी थी। चीन और तालिबान के इस याराने के पीछे की कहानी क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको वो दिखाते हैं अपने इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें चीन और तालिबानी सरकार के बीच बढ़ती नजदीकियों के साथ उनके दोहरे चरित्र की गवाही दे रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने से पहले चीन और तालिबान के बीच कई बैठकों का दौर हुआ था और अब जब अफगानिस्तान में चीन की मनचाही सरकार बन गई है तो चीन को अपने मंसूबे कामयाब होते दिखने लगे हैं। अचानक से तालिबान के प्रति चीन का ये याराना इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि तालिबान सरकार के आने से चीन अब अफगानिस्तान तक अपने बेल्ट एंड रोड परियोजना को बढ़ा सकता है। चीन को अफगानिस्तान में अपने लिए बड़ा बाजार दिख रहा है। अफगानिस्तान के संसाधनों के इस्तेमाल के लिए चीन बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा सकता है। अफगानिस्तान की सरकार अब तक अमेरिका की करीबी मानी जाती थी, लेकिन तालिबान के आने से अफगानिस्तान का झुकाव फिर चीन को बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि चीन और अफगानिस्तान की दोस्ती से फायदा सिर्फ चीन को हो रहा है, बल्कि इस डील से बंद दरवाजे के पीछे तालिबान का भी मकसद पूरा हो सकता है। बड़ी खबर आपको दे दें कि त्रिपुरा में बीजेपी और लेफ्ट के छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। त्रिपुरा के गोमती जिले में बीजेपी और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन DYFI के बीच ये हिंसक झड़प हुई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सीपीएम की छात्र इकाई एक रैली निकाल रही थी, जिस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई। झड़प में एक बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल है, जबकि लेफ्ट के भी 2 से 3 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही थी। हालांकि तस्वीरें भी आपको हम दिखा रही हैं, क्या मंजर रहा उसकी तस्वीरें। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची, हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की गई और जो आगजनी हुई है उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश प्रशासन के द्वारा। तो सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने झड़प के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया है। येचुरी ने हिंसा का एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं सब कुछ सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया है और इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जिस तरीके की हिंसक झड़प हुई है। अगरतला में सीपीएम कार्यालय की ये तस्वीर है, जहां घुसकर पहले तोड़फोड़ की गई और फिर इसे आग के हवाले कर दिया गया। इस वक्त आपको बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई दे देते हैं। करनाल से ये बड़ी खबर आ रही है। करनाल में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर आज दोपहर 12 बजे तक पाबंदी बढ़ा दी है। किसान अपनी मांग को लेकर मिनी सचिवालय पर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शन की वजह से 2 दिन पहले से इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को बंद रखा गया है। कल प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत नाकाम हो गई थी, जिसके बाद किसान वहां पर डटे हुए हैं। हरियाणा सरकार ने मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर पाबंदी को और बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से लगातार कोशिश हो रही थी कि बातचीत हो, लेकिन किसानों का कहना है कि उनकी जो मांगे हैं वो सरकार नहीं मान रही है। हरियाणा प्रशासन जो है वो नहीं मान रहा है और इसलिए वो वहां पर डटे हुए हैं। लगातार किसानों की मांग है कि जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही किसान वहां से उठेंगे। साफ तौर पर किसानों की तरफ से कहा गया है कि मामला दर्ज किया जाए, जिसके बाद किसान वहां से हटने को तैयार हैं। लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद भी प्रशासन मानने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद किसानों ने करनाल में मिनी सचिवालय के आगे धरना दिया हुआ है और वहीं डटे हुए हैं। मिनी सचिवालय के बाहर किसानों के धरने का आज तीसरा दिन है। किसानों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो करनाल में दिल्ली बॉर्डर की तर्ज पर धरना जारी रखेंगे। लेकिन सरकार ने फिलहाल झुकने के लिए कोई संकेत नहीं दिए हैं। करनाल में बीती रात की ये तस्वीरें किसानों की रणनीति जाहिर कर रही हैं। अब करनाल को दिल्ली बॉर्डर बनाने की तैयारी है। खाने पीने का इंतजाम हो गया है। अब रहने और सोने की व्यवस्था की जा रही है। दरअसल बुधवार को किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। बातचीत 3 घंटे चली, लेकिन इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है। किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि एक मोर्चा अब करनाल में भी खुला रहेगा। करनाल जिला सचिवालय के बाहर भी किसानों का एक स्थायी मोर्चा खुल गया है। जैसे ही स्पष्ट हुआ कि धरना जो है वो अब जारी रहेगा, इसके बाद यहाँ हलचल तो तेज हुई ही है। लंगरों की जगह पर जो है वो लोगों की कतार भी बढ़ गई है।
जाट नेता राकेश टिकैत से लेकर पंजाब के किसान नेता तक इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सरकार किसानों को मुआवजे के लिए तो तैयार है, लेकिन एसडीएम आयुष सिन्हा पर एक्शन के लिए तैयार नहीं है। किसान एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग को लेकर ही सड़कों पर उतरे हुए हैं। बातचीत हम कहते रहे कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो, और ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो, और वे कर नहीं रहे। फिर एफआईआर करने पर क्या कहा प्रशासन? उनको ये लगता है कि इससे सरकार की बदनामी होती है। जब 9 महीने से 10 महीने से हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, जब वहाँ ही नहीं बातचीत हो रही, अब ये भी एक मोर्चा खुल जाएगा इनकी तरफ से, क्या फर्क पड़े इन्हें। किसान नेताओं ने कहा कि आम जनता अपना काम कराने के लिए सचिवालय आ सकती है, उन्हें नहीं रोका जाएगा, लेकिन धरना जारी रहेगा। उधर प्रशासन को उम्मीद है कि बातचीत से रास्ता निकल आएगा। हमने इनको कहा है कि एक निष्पक्ष जांच करा लें और उसमें जो है ये भी शामिल हो जांच में बकायदा, ये अपनी बातें भी रखें, ऑब्जेक्शंस भी रखें। बिना जांच के जो है, बिना जांच के किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के प्रति, लोगों के प्रति जो है कार्रवाई की मांग करना बिल्कुल गलत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो और दौर बातचीत के होंगे उससे निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान निकलेगा। प्रशासन भले ही सब ठीक कर लेने का दावा कर रहा हो, लेकिन सरकार किसानों की मांगों पर फैसला लेने से कतरा रही है। खट्टर सरकार इस मुद्दे को जल्द सुलझाने के मूड में भी नहीं दिख रही, क्योंकि हरियाणा में चुनाव 2024 में होने वाले हैं। लेकिन करनाल की सीमा यूपी से भी लगती है, जहां अगले कुछ महीनों में इलेक्शन है। ऐसे में अगर किसानों के गुस्से का केंद्र करनाल ही बना रहे तो यूपी में बीजेपी की मुश्किल कम होगी। तो आपको यहाँ ये बता दें कि 28 अगस्त को जो किसान है वो करनाल पहुंचे थे, जहां पर एसडीएम आयुष सिन्हा ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसमें एक किसान की मौत हो गई, ऐसा किसानों का दावा है। और कुल मिलाकर इसी को लेकर पूरा विरोध चल रहा है। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस एसडीएम ने ये आदेश दिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और इसी पर गतिरोध लगातार जारी है। कई दौर की बातचीत प्रशासन के साथ किसानों की हुई है, लेकिन उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। और नतीजा ये है कि किसानों ने मिनी सचिवालय को घेर रखा है। ये तस्वीरें वहीं से लगातार सामने आ रही हैं। एक तरफ पुलिस बल है और दूसरी तरफ किसान, और लगातार मांग यही की जा रही है कि एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हो। इस खबर पर आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। राहुल गांधी आज वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। अपने 2 दिन के जम्मू दौरे पर राहुल गांधी माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा करेंगे और आज शाम वहां आरती में भी हिस्सा लेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी भी माता वैष्णो देवी जी में जाते रहे हैं, इंदिरा जी भी जाती रही है, राजीव जी भी जाते रहे। उनको ये अपनी ज़ाती श्रद्धा है, और श्रद्धा के हिसाब से आज के मौके पर और आज पूरे देश के लिए दुआ करेंगे वहाँ पर, और देश के लोगों के लिए दुआ करेंगे। जम्मू लैंड करने के बाद राहुल सीधा कटरा जाएंगे। राहुल के स्वागत के लिए कई कार्यक्रम रखे गए हैं। कटरा से मां वैष्णो देवी के भवन राहुल गांधी पैदल जाएंगे। शाम की आरती में भी हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। आज रात राहुल गांधी वैष्णो देवी भवन में रुकेंगे। कल राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जम्मू में शुक्रवार को राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ अहम बैठक भी करेंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल के इस दौरे से जम्मू कांग्रेस में नया जोश भरेगा। इस बार राहुल गांधी की जम्मू यात्रा का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु माता वैष्णो देवी की यात्रा रहेगी, जहां वो न केवल पैदल माता वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे, बल्कि रात भर वो भवन में रहेंगे और फिर 10 तारीख को सुबह वो कटरा से जम्मू पहुंचेंगे। धारा 370 हटने के बाद करीब 1 महीने में ये राहुल गांधी का दूसरा जम्मू कश्मीर दौरा है। इससे पहले 9 और 10 अगस्त को वो 2 दिन के लिए कश्मीर दौरे पर गए थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कार्टून बनाने में कोई एक भी यंत्र यूज नहीं होता है, तो आप पकड़ लीजिए इसको। अब आपको मैं एक एक करके बताऊंगा कि कैसे हम, जैसे देखिए, जैसे ये सबसे बेसिकली अगर आप यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो आप पेंसिल यूज़ करते हैं। पेंसिल आजकल इस तरह की पेंसिल्स आती हैं जिन्हें आप यूज़ करते हैं, इन्हें बार बार छीलना नहीं पड़ता है, इसमें बस लेड डालिए काम हो जाएगा। दूसरा आपको मैं बताता हूँ कि ये जो है, ये पेन जो है, ये जेल पेन आजकल काफ़ी यूज़ कर रहे हैं लोग, और आप उठाइए और उसके साथ में शुरू हो जाइए अपने जेल पेन से बनाने के लिए। आपको एक कार्टून बनाता हूँ और बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ कैसे यूज़ हो रहे हैं। देखिए कार्टून, ये रेखा आपको शायद दिखाई दे रही होगी अभी इसमें, ये इस तरह से, ये शार्प लाइंस के लिए हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। हमको मोटे में लिखना है। ये क्या है? महंगाई। तो यहाँ पर इसका काम हो गया, ये वाले का, है ना।
इसी तरह से जब मुझे इसके बालों को कुछ बड़े मोटे आकार में देना है इस तरह से, तो मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया ऐसे करके, ये हो गया। और इसमें यहाँ पर कैलीग्राफी वाले ऐसे कट वाला पेन है वो, तो ये इसमें ये बोल रहा है बचाओ करके, इसने कुछ भी लिखा हमने इस तरह से, तो ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। ये कैप्शन राइटिंग के लिए आ जाएगा इस तरह से। देखिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से कहाँ पर कौन सा इक्विपमेंट यूज होना चाहिए। और सारे स्केच पेन आप और सारे मार्कर्स आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। शायद मैंने पढ़ते समय भी इतने सारे मार्कर्स कभी नहीं देखे थे लेकिन स्केच बनाते समय या फिर कोई कार्टून बनाते समय आपको इन तमाम इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए कहते हैं कि लगातार देखते रहिए मास्टर क्लास। इसी तरह से अगली मास्टर क्लास में क्या रहेगा खास? अगली मास्टर क्लास में भी इसी तरह से खास होगा। आप इस बार चौंके कि नहीं चौंके? मैंने आपको बनाया कुछ भी नहीं लेकिन कुछ नया बताया। बिल्कुल, तो एक सरप्राइज अगले थर्सडे के लिए, अगले गुरुवार के लिए, हमारी स्पेशल मास्टर क्लास के लिए। आप भी अपनी एंट्रीज हमें लगातार भेजते रहें। मास्टर क्लास में हम उन एंट्रीज को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे हर गुरुवार को। आप एंट्रीज के लिए namaste-bharat@abpnetwork.com पर हमें एंट्रीज भेजते रहें। थैंक यू सो मच इरफान जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।